हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम मॉड्यूल 13 की गतिविधि 5 निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम के प्रश्नोत्तरी आकलन की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको समझना है कि निष्क्रिय अधिगम क्या है और सक्रिय अधिगम क्या है, किन चीज़ों से विद्यालय में निष्क्रिय अधिगम का वातावरण बनता है और किन चीज़ों से विद्यालय में सक्रिय अधिगम का वातावरण बनता है। तो नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक्य जो विद्यालय में निष्क्रिय अधिगम या निष्क्रिय वातावरण का निर्माण करते हैं तो वो निष्क्रिय वाक्य कहलाएंगे, और जो सक्रिय वातावरण का निर्माण करते हैं वे सक्रिय वाक्य कहलाएंगे। तो हमें इन्हें वर्गीकृत करना है कि ये कथन सही कहे जा रहे हैं या गलत। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी आकलन की। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो यहाँ पर ये कथन कह रहा है कि अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो ये निष्क्रिय अधिगम कहलाएगा। उसके पश्चात हम नेक्स्ट करते हैं रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। ये भी निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। आप अगर अच्छे से स्टडी करें तो समझ पाएंगे कि निष्क्रिय अधिगम क्या है और सक्रिय अधिगम क्या है। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व-अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। तो ये सक्रिय अधिगम है। मतलब बच्चे सक्रिय रहते हैं और शिक्षक शिक्षार्थियों को हमेशा प्रोत्साहित रखते हैं। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो ये साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, सक्रिय अधिगम है। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना, ये निष्क्रिय अधिगम है। हमें मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ये भी निष्क्रिय अधिगम कहलाएगा, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि सामाजिक वास्तविकताओं और शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि होना चाहिए। तो ये भी निष्क्रिय। अब आप भली भांति समझ रहे होंगे कि निष्क्रिय अधिगम क्या है और सक्रिय अधिगम क्या है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, तो ये सक्रिय अधिगम में आएगा। आप अगर इस अध्ययन करेंगे तो समझ पाएंगे कि हमको परखने और जानने और चुनौती देने हेतु छात्रों को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उसी तरह रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के तहत शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना, मतलब ये सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। मतलब समाज में जो मान्यताएं हैं और समाज में अपनी स्थिति और उनका पता लगाने और परखने के लिए उनको स्थान दिया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में। तो ये सक्रिय अधिगम है। आपको ये समझना है कि ये कथन विद्यालय और उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में और सक्रिय अधिगम के संबंध में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या सकारात्मक बातें कर रहा है या नकारात्मक बातें कर रहा है। इससे आप आकलन कर पाएंगे कि ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से कार्य कक्षा में करना ज़्यादा उचित नहीं है, जबकि सामूहिक कार्य करना ज़्यादा उचित है। तो ये निष्क्रिय अधिगम आएगा। चिंतन मनन स्व अध्ययन के कम अवसर, ये भी निष्क्रिय अधिगम आएगा, क्योंकि ये निगेटिव अवसर की बात कर रहा है। स्व अध्ययन और चिंतन मनन के अगर कम अवसर मिलेंगे तो ये निष्क्रिय अधिगम है।
शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो ये निष्क्रिय अधिगम सक्रिय अधिगम है, क्योंकि शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो ये सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। शिक्षार्थियों को दल में काम करने एवं एक दूसरे से के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित, देखिए यहाँ पर भी सामूहिक प्रस्तुति की बात आई, पिछले क्वेश्चन में भी वही था। व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित अगर हम करेंगे तो वो निष्क्रिय में आएगा, निगेटिव पे आएगा। यहाँ पर भी सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये सक्रिय अधिगम है। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। सामान्य सिद्धांत ही प्रयोग में लाते हैं, मतलब ये निष्क्रिय अधिगम है। हमको सामान्य सिद्धांतों के अलावा अन्य सिद्धांतों को भी शिक्षण अधिगम में प्रयोग में लाना चाहिए। अब आप भली भांति समझ रहे होंगे कि सक्रिय अधिगम क्या है और निष्क्रिय अधिगम क्या है। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिसमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। तो ये सक्रिय अधिगम है। इस तरह हमने टोटल क्वेश्चन 16 और ये हम सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्कोर अर्जित किया जा चुका है। ये थी मॉड्यूल 13 गतिविधि 5 प्रश्नोत्तरी आकलन की जानकारी। निष्ठा से जुड़े सभी वीडियो की लिंक चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।